यदि गुजरात देश होता तो चीन और कोरिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होता, आर्थिक शक्ति। एक आम अमेरिकन की इनकम से 3 गुनी ज्यादा एक आम गुजराती की इनकम है विश्व में। कि पहले तो तैयारी, प्लानिंग, रिसर्च, मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में, कंपटीशन के बारे में, और आपकी स्टार्टअप क्या नेक्स्ट 10 साल में रेलेवेंट रहेगी कि नहीं, वो एक करना बहुत जरूरी है। हमास का आक्रमण हुआ है इजराइल पर और बिना देर लगे देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया और इजराइल के साथ अपनी संवेदना प्रकट कर दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी और सरकार में हुआ होता। उन्होंने काफी नेगेटिव मुझे सवाल पूछा कि आप इतने कूद रहे हैं यहाँ पे 2014 में, तो क्या आप विदेश छोड़ के वापस आ जाएंगे? मैं मोदी जी हैं तो हम आ जाएंगे। अभी जिस तरह से हम देख रहे थे, हर्ष जी बात कर रहे थे वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के युवाओं की, और यहाँ बहुत सारे युवा मौजूद हैं जिनके लिए द्रुमी जी एक मिसाल है और मालिनी जी मिसाल है भारतीय संस्कृति को युवाओं के दिल में आज भी जिंदा रखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको जान सके लोक संगीत के माध्यम से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मालिनी जी, आप अभी खुद विदेश से आई हैं, अमेरिका से लौट कर आई हैं, हमने देखा है जी। और उत्तर प्रदेश के बजाय सीधे गुजरात आई हैं। गुजरात आप पहले भी आती रही हैं। वाइब्रेंट गुजरात जो बात की जाती है, आजकल वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश भी हो रहा है। लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जो गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप का एक टॉर्च बैरियर कहा जा सकता है कि शुरू हुआ था, उसकी जो रोशनी है और जो ज्वाला है वो अब उत्तर प्रदेश के युवाओं तक भी पहुंची है। ये अंतर आप देखती हैं जब आप गुजरात आती हैं और आज के उत्तर प्रदेश को भी देखती हैं। सबसे पहले आप सभी को सादर नमस्कार। मैं पांचजन्य का इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि बतौर कलाकार यहाँ पर कई बार मंचों पर मेरा आना हुआ है गायन के लिए। ये युवाओं की ऊर्जा है, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात। बिल्कुल, जितने युवा पीछे बैठे हैं उनकी पूरी आवाज पूरे वाइब्रेशन के साथ आ रही है। ये ऊर्जा पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में गुजरात की जो दिखाई देती है, मैं वाइब्रेंट गुजरात की सबसे पहली ताकत यही मानती हूँ कि गुजरात ने जहाँ पर आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। मैं भी कहीं पढ़ रही थी कि एशिया में यदि गुजरात देश होता तो चीन और कोरिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होता, आर्थिक शक्ति। लेकिन गुजरात की ये आर्थिक शक्ति उसे जो स्थिरता प्रदान करती है, उसका कारण आप जानते हैं क्या है? ये बच्चे खुद ही बताएंगे उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि गुजरात सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आज भी जमीन से उतना ही गड़ा हुआ है जितना कि इनके पूर्वज। कितना भी आगे बढ़ जाओ लेकिन अपनी नींव नहीं छोड़ी, अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है, सामाजिक ताना बाना नहीं छोड़ा है। और ये शुरुआत मुझे लगता है तृप्ति, यदि मैं बात करूं साबरमती संवाद चल रहा है तो बापू से शुरुआत इसकी मैं मानूं कि बापू से लेकर के सरदार पटेल से लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी तक ये सामाजिक समरसता का जो ताना बाना गुजरात के नेतृत्व में पूरे विश्व को दिखाया और सिखाया है, इसी के भीतर ये वाइब्रेंसी का पूरा संदेश छिपा है। आप सभी बच्चे यहाँ जो बैठे हो जानते हैं कि पूरे देश में गुजरात मॉडल का सबसे पहला सफल मॉडल का संकेत गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, कोऑपरेटिव आंदोलन का, जो बापू ने सिखाया था कि भाई जेल में बैठ करके भी जो बापू किताबें लिखते रहे उसमें यही कहते रहे कि स्वराज यानी कि अपना राज, अपनी योजना, अपना अन्न उगाना, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजगार, और उसको सच करके दिखाया गुजरात ने। मैं यहाँ पे एक कहानी बताना चाहूँगी क्योंकि बात यहाँ पे तृप्ति ने उत्तर प्रदेश और गुजरात को जोड़ करके कही है। कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? 1964 की बात है। देश के लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उनके पास कुरियन जी जब आते हैं और अमूल की शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर 1964 में
प्लांट का उद्घाटन होना होता है और शास्त्री जी से वो कहते हैं कि आप आए हो, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं आकर के प्लांट का निरीक्षण करें और देखें। शास्त्री जी से जब कुरियन जी की बातचीत होती है तो शास्त्री जी उनको उत्तर देते कि मैं उद्घाटन नहीं करूंगा, मैं पूरा एक दिन खेड़ा में रहना चाहता हूं और एक रात वहां पर व्यतीत करना चाहता हूं किसी एक किसान के गांव में। शास्त्री जी जब खेड़ा आते हैं तो याद कीजिए ये एक नए नए आज़ाद हुए भारत की कथा है, और उस भारत में जहाँ पर जाति पाति असमानता अस्पृश्यता का भी भेदभाव था, उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि कोई कहीं से दूध ला रहा है, कोई कहीं से दूध ला रहा है, और सब मिलकर के पी भी रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है किस गांव से आया, किसकी गाय का है, किसका दूध है। ये तो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा संदेश है। और अमूल की सफलता आज भी किसी भी, आज ज़माना लोग कहते हैं बदल गया, कोऑपरेटिव का आ गया, आज हम कह सकते हैं ग्लोबल जाइंट्स सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँगी राक्षसों का सामना कर रहे हैं। वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का ही गुजरात मॉडल कोऑपरेटिव आंदोलन का सबसे बड़ा एक बिगुल था, जो मुझे लगता है अमूल के रूप में आज भी सबसे बड़ी हमारे सामने एक झांकी और एक आदर्श के रूप में है कि महिलाएं और महिलाओं का इस स्वावलंबन कोऑपरेटिव, मुझे लगता है मुझसे अच्छा ये इस बारे में बताएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आज भी देश में सबसे ज़्यादा सफल गुजरात में है। आज भी छोटे से आप हथकरघा में ले लें, आप किसी भी आंदोलन में ले लें, वो हैंडलूम हो, और मुझे लगता है ओडीओपी आप जिसकी बात कर रहे थे, वाइब्रेंट गुजरात में, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी आया, लेकिन गुजरात में आज कच्छ का यदि आप देखें ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो ये वाइब्रेंसी में सामाजिक, और इसकी मैं भी जरा अपनी बात एक और पहले करूँगी। बापू की बात मैंने जो स्वराज से शुरू की, वहाँ दूसरा फिर मैं उदाहरण देखती हूँ पटेल का, जिन्होंने जब रियासतों को देश में मिलाया तो सबसे पहला दूसरा काम समरसता का उन्होंने किया कि एक आम भारतीय को ये जीने का अधिकार दिया कि कोई भेदभाव नहीं, रजवाड़े समाप्त हुए और एक आम आदमी का इस देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शासन हुआ। और तीसरा उसका हम यहाँ पर तरक्की देखते हैं, महात्मा गांधी के बाद जो दांडी यात्रा का बिगुल फूंक करके कहते हैं कि भाई अपना नमक है, हमें अपना नमक स्वयं बनाने का अधिकार है, वहाँ से लेकर सबका साथ सबका विकास में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक, ये गुजरात मॉडल, गुजरात वाइब्रेंसी देश की आज़ादी के पहले से चली आ रही है, और आज तक ये अकारण नहीं है कि विश्व में और कहीं भी गुजराती चला गया। मैं आपको एक बड़ी रोचक घटना बताऊं। मैं 2004 में पहली बार अमेरिका गई, और एकल विद्यालय, आप जानते हैं एकल बहुत सुंदर प्रकल्प है जिसमें कि ऐसे विद्यालय जो धर्मांतरण करके शिक्षा दे रहे हैं, उनको रोकने के लिए ऐसे निराश्रित बच्चे जिनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो पा रहा, उनमें हम प्रवासी भारतीयों से धन की सहायता मांगते हैं। वहाँ पे कलाकार बनकर मैं गई थी आज से 20 साल पहले, और 14 कार्यक्रम जब हमने किए तो पता चला उस पूरे कार्यक्रम के हेतु संयोजक हमारे गुजराती भाई थे, रमेश भाई शाह। और कार्यक्रम जब हमने दिया तो बड़ा हमें आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो हम लोग $1 हमसे सबसे मांग रहे हैं, लेकिन हमारी रुकने की व्यवस्था रेडिसन में। 20 साल पहले अमेरिका में सारे होटल कौन से, रेडिसन। तो मुझे वहाँ पर शाह जो हमारे भाई थे उनकी पत्नी ने बताया कि मालिनी बेन, चिंता करने की बात नहीं, ये सारे हमारे पटेल भाई हैं, सारे गुजराती भाई हैं जिनके पास रेडिसन है, तो ये हमारा खर्चा लगा नहीं है। देश के इतने बड़े काम के लिए आप लोग आए हैं, ये रहना सहना उन्होंने अपनी ओर से ऑफर किया है। तो ये 20 साल पहले आप समझ सकते हैं कि आज भी एक आम अमेरिकन की इनकम से 3 गुनी ज़्यादा एक आम गुजराती की इनकम है विश्व में। तो आप इसी से समझ ले कि वाइब्रेंसी देश से ले करके परदेश तक किस तरह से फैल रही है, किस तरह प्रसरित हो रही है। और मैं चाहूँगी कि तथ्यों पर, आंकड़ों पे बात करें, फिर मैं वापस आऊँगी सांस्कृतिक पक्ष पर। बिल्कुल, तथ्यों और आंकड़ों की बात आपने बोली, सहकारिता की बात आपने बोली। सहकारिता से अब हम उद्यमिता की ओर चलते हैं, और जितने यहाँ बैठे हैं युवा,
उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बैठी है द्रुमी, जो गुजरात को सिर्फ गुजरात तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर रिप्रेजेंट करते हैं अपने हुनर से, अपनी उद्यमिता से। एंटरप्रेन्योरशिप, हम EDII में बैठे हैं, यहाँ कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कई ऐसे छात्र होंगे जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये रास्ता उतना आसान है और क्यों गुजरात इतना वाइब्रेंट होकर निकला इसमें, इस बारे में हम जानेंगे द्रुमी से, जो कि खुद 100 फॉर्च्यून में रह चुकी हैं, 500 से अधिक कंपनीज में कार्यरत रही हैं और अच्छा खासा अनुभव है, विशेष तौर से आप युवाओं के लिए। तो इनको ज़रूर सुनिएगा कि कैसे ये वाइब्रेंट गुजरात का युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट में पहुंचकर अपना नाम रोशन करता हो। जैसा कि अभी मालिनी जी ने बताया कि वहाँ पे जितने गुजराती हैं वो ज़्यादा समृद्ध होते हैं। यहाँ बैठे हैं कई जो जानना चाहते हैं, उनके लिए बताइए। नमस्कार। पहले तो पंचजन्य स्टाफ और सभी हमारे माननीय वरिष्ठ लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जस्ट इलेबोरेटिंग, मालिनी जी ने बोला, मैं गुजरात की ही बच्ची हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ। कार्य क्षेत्र मेरा USA रहा है, अब मैं वापस अपनी धरती पे आई हूँ और अब धर्म और राष्ट्र के लिए जीवन व्यतीत करना है। तो एक जो गुजराती जो स्पिरिट है, आपने जो बोला, मैं खाली हमारे 4 शब्दों में गुजरात, जहाँ जहाँ वसे गुजराती ત્યાં ત્યાં वसे गुजरात, यही हमारी वाइब्रेंसी है। जहाँ जहाँ गुजराती जाता है वहाँ वहाँ गुजरात वसता है। अभी भी मैं सिलिकॉन वैली थी, मेरी फ्रेंड आई थी, हमने स्टारबक्स में बैठ के ढोकला खाया। क्रोजोन से काम नहीं चलता अब। सो एक जो ये वाइब्रेंसी है, आई थिंक गुजरात एज अ कल्चर है ना, नो रिस्क नो गेन वाला कल्चर है। और कहीं ना कहीं गुजरात को ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप, वो कहते हैं ना, ब्लड में है। तो एक हमारी एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है, इट्स अ कल्चरल ऑब्लिगेशन कि हम जाके एंटरप्रेन्योरशिप करें। और एक एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे जो समाज, गुजराती समाज है, उसमें एक अलग ही पहचान दी जाती है। तो एक जो नॉर्मल गुजराती युवा होता है, पहले तो अपना हाथ एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर पे ट्राई करता है, कहीं बात नहीं बनती तो 2-4 जगह और ट्राई करता है, फिर जाके एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें और वाइब्रेंसी ऑफ गुजरात की बात करें, आई थिंक गुजरात आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंक्यूबेटर्स, युवाओं को जो समर्थन देते हैं, इंक्यूबेटर्स, बिजनेस स्कूल्स वगैरह का आयोजन करके रखा है। वेयर आई थिंक वी आर लैकिंग इज़ दैट अभी तक हमने कई बड़ी यूनिकॉर्न्स नहीं क्रिएट की हैं गुजरात से, राइट? और वहाँ पे हमारा आई थिंक भारत का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। So I think coming back to the vibrancy of Gujarat, I think the culture of Gujarat itself is such that risk and entrepreneurship is embedded. तो गुजराती की जो ब्लड होता है उसमें एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कल्चरली हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो हमारे फंडामेंटल्स हैं बहुत ही क्लियर हैं। क्योंकि कभी भी हम कोई भी काम करते हैं, पहले हम नफ़ा नुकसान और ब्याज की बात करते हैं, हम कभी कैश फ्लोज के आगे समझते नहीं है। आज की दुनिया में, अभी स्टार्टअप की दुनिया में वैल्यूएशन का नाम है। गुजराती एंटरप्रेन्योर खाली कैश फ्लो की बात करता है, भाई धंधा करना है कैश फ्लो करते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन का तो आपको गेम मैं बाद में समझा दूंगी, पर वैल्यूएशन एक काफ़ी बड़ा मिथ है। तो गुजराती एंटरप्रेन्योरशिप कैश फ्लो की बात करता है। जो पटेल से आप बता रहे हैं, जो US के पटेल्स हैं, 50% ऑफ बिजनेसेस, 50% ऑफ मोटेल्स आर बाई पटेल्स। द मोस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी इन द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स, 1% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज इंडियंस, उसमें भी सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी इज पटेल्स। आपको पता है क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो फैमिली का संगठन है पटेल्स का, एक पटेल आता है वहाँ पे US में, पूरा गांव लेके आता है और पूरा गांव वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये जो हमारा जो भारत का एक सॉफ्ट स्किल है, जो एक सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं फैमिली एज ए यूनिट, वो वहाँ पे गुजरातियों में दिखता है। मेरे एक बंगाली मित्र हैं, वो हमें बीहाइव्स कहते हैं। बीहाइव यानी गुजराती लोग हमेशा साथ में ऐसे दिखते हैं। और सही में आप US में जाएंगे, कोई भी गुजराती आपको मिल गया तो नेक्स्ट दिन आप उसके घर पे डिनर करोगे, ये पक्का है। तो ये जो कम्युनिटी भावना जो गुजराती लेके जाता है, उसके साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग भावना कर देखिए, तो एक गुजराती दूसरे 10 गुजरातियों को बिजनेस में ले आता है US में। सो दैट इज़ द वाइब्रेंसी ऑफ गुजरात, जो गुजरात से निकल के अभी USA और पूरी दुनिया में फैल रही है। लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी आती हैं, क्योंकि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो
आज की डेट में जितने युवा हैं वो उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से भी पैसा मिलता है। लेकिन अगर एक आंकड़ा देखा जाए 10 में से 9 फेल हो जाते हैं, तो वो डीमोटिवेशनल फैक्टर जो आता है बच्चों में, उसको लेकर जो सोच है यहाँ पे जितने हैं, कई लोग करना चाहते हैं, क्या वो वाकई में इतना निराशाजनक होता है या रास्ते बंद नहीं होते हैं उसके बाद भी? जी ऐसा है, स्टार्टअप शब्द तो बड़ा ही प्यारा शब्द है, जो हम धंधा कहते हैं आज स्टार्टअप बोलते हैं सब, ठीक है। नो रिस्क नो गेन। सो हर स्टार्टअप में एक इनहेरेंट रिस्क रहता है। अब स्टार्टअप में लोग क्या कहते हैं, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं स्टार्टअप डाल देता हूँ। 90% ऑफ अ स्टार्टअप सक्सेस इज एग्जीक्यूशन। आइडिया से कुछ नहीं होता है, एक परिश्रम, एक प्लान के साथ और एक मेंटर को साथ लेके जो चलेगा, उसकी स्टार्टअप्स 99% शायद चल जाएगी। बट स्टार्टअप एक जर्नी है। जो समझता है कि बस आज मैं स्टार्टअप किया, कल मैंने $1 मिलियन बनाए और मैं आ गया वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे, वो स्टार्टअप्स कभी नहीं चलते। सो एक परिश्रम, प्लानिंग, मेंटोरिंग और मार्केट की समझ, ये आपका जो आइडिया है वो आइडिया के लिए कोई पैसा देने वाला है कि नहीं देने वाला है, ये एक मार्केट की समझ जो रिसर्च से आती है। अभी आई थिंक भारत में काफ़ी स्टार्टअप्स को इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स के थ्रू मेंटोर्स मिल रहे हैं, जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, जो आके सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ के सारे युवाओं को ये एक सलाह हमेशा दूंगी कि पहले तो तैयारी, प्लानिंग, रिसर्च, मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में, कंपटीशन के बारे में, और आपकी स्टार्टअप क्या नेक्स्ट 10 साल में रेलेवेंट रहेगी कि नहीं, वो एक करना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक अच्छा सा मेंटर आपकी स्टार्टअप के क्षेत्र में प्लीज़ आप ले लीजिए और मेंटर की सलाह मानिए, ठीक है, जिसने इंडस्ट्री में काम किया है, जिसने आपको जो आपका प्रोडक्ट समझता है। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, निराश होके स्टार्टअप नहीं चला सकते। तो स्टार्टअप की जर्नी हमेशा डिफ़िकल्ट रहने वाली है। बिजनेस कभी एक रात में बनता नहीं है, ये अडानी अंबानी एक रात में बने नहीं हैं। तो एक जो आप बोलते हैं ना, जो एक प्रयत्न, प्रयास और बहुत इम्पोर्टेंटली डिलीजेंटली एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जैसा आपने बताया अडानी अंबानी एक रात में बने नहीं है, तो बार बार किसी के बोलने से बिगड़ेंगे भी नहीं, मेहनत बहुत है पीछे उनके, अडानी और अंबानी के पीछे। मालिनी जी, हम संस्कृति की बात कर रहे थे। भारत की जो संस्कृति है, आप तो अभी जैसा बताई थी 20 साल पहले भी गई थी, ये हम क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की नहीं, हम वाइब्रेंट भारत की बात करते हैं। 20 साल पहले का जो भारत की तस्वीर विदेशों में आप देखती थी, और आज 20 साल बाद जो भारत की तस्वीर लोगों के मन में छवि, विशेष तौर से वेस्टर्न कंट्रीज, वाइट मैन जो लैंड होता उनके वहाँ जाकर, क्या कुछ परिवर्तन नज़र आता है आपको, और किस तरह का परिवर्तन है ये? अभूतपूर्व परिवर्तन है, अभूतपूर्व परिवर्तन है। और ये एक कह सकते हैं कि एक कल्पना से परे परिवर्तन है। और इसके लिए फिर से गुजरात में बैठ कर के ये कहना ही होगा कि ये परिवर्तन आया ही है देश में गुजरात के ही बेटे के कारण, नरेंद्र भाई मोदी जी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये इतना अकल्पनीय है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। अभी अमेरिका में 2 महीने पहले न्यूयॉर्क में मेरा कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के बाद वहाँ पे उस्ताद अमजद अली खान साहब का मेरा कार्यक्रम था। रात में भोजन चल रहा था और बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग थे। तो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, वहाँ पे उनसे हमारी वार्ता चल रही थी। अनौपचारिक संवाद में ऐसे ही मैंने कहा कि अब तो यहाँ पे चुनाव की पुनः तैयारी हो गई है यूएस में, तो क्या उम्मीद है कि रिपब्लिकन्स आ जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेट से उतने दुखी हैं अमेरिकन्स। उनका जवाब आपको बड़ा निष्फिक्री से था। उन्होंने कहा फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन गए मालिनी जी, ये कोई भी आएगा, अब उनकी ज़रूरत है भारत। हमें अब जानने की और इसकी पहचान करने की और इस पर मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं कि डेमोक्रेट्स आएंगे, रिपब्लिकन, अब जो भी आएगा भारत अमेरिका की अब अनिवार्यता है। मैं सोच नहीं सकती थी, जो आपने बात बोली, 20 वर्ष क्या 10 वर्ष पूर्व भी एक ऐसी बात की कल्पना कर सकूं। और भारत ने दम खम के साथ अपनी जगह बनाई। यदि मैं एक
हालिया वैश्विक परिस्थिति के बारे में कहूं तो मैं कह सकती हूं कि 3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जो मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे विश्व में असर डालेगी। हमास का ये जो आक्रमण हुआ है इजराइल पर, अब बिना देर लगे देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय ले लिया और इजराइल के साथ अपना विश्वास, अपनी संवेदना प्रकट कर दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी और सरकार में हुआ होता। ये जो स्पष्टता है, वाइब्रेंसी का अर्थ क्या है? वाइब्रेंसी तो आभा मंडल है। आभा मंडल तब दमकता है जब आपके भीतर विचारों की स्पष्टता हो और ईमानदारी हो, वो अब दिखती और उसकी साख पूरे विश्व में दिख रही है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मैं बतौर कलाकार, देखिए मैं गाती हूँ पारंपरिक गीत, मुझको तो विश्व में वही देश बुलाएगा या वही समाज बुलाएगा जो अपने संस्कारों से जुड़ा है। बाकी लोगों को बुला सकते हैं, बैंड को, बॉलीवुड आर्टिस्ट्स को, मुझे वही बुलाएगा जो परंपरा से जुड़ा है। मैं देख रही हूँ हालिया मेरी जो यात्राएं वो प्राइवेट यात्राएं हैं, सरकारी यात्राएं नहीं है। यानी अब भारतीय विदेश में इतना सबल है कि वो परंपरा से जुड़े। अपने छठ मनाने पिछली बार मैं ऑस्ट्रेलिया बुलाई गई, नवरात्रि के लिए, गरबा के लिए डीसी बुलाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपने देश पर अभिमान करना, अपनी संस्कृति पर अभिमान करना, ये पूरे वैश्विक जो संदर्भ में भारत में जिस प्रकार का एक मैं कह सकती हूँ ये एक यदि कहूँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड है और इसमें हम उसके कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा बन रहे हैं, उसके हेतु बन रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। मैं आज आप लोगों को एक थोड़ा सा ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, एक कहानी सुना करके आपको एक गर्व करने लायक एक उदाहरण देती हूँ। 16वीं शताब्दी की बात है, 1558। इतनी पुरानी बात है, अकबर के दरबार में उनके नवरत्न और भारतीय संगीत के पुरोधा कहे जाने वाले तानसेन, उनके बारे में ये प्रचलित था कि तानसेन दीपक राग गाते तो दिए जल जाते, आग लग जाती थी, दिए जल जाते थे। और अकबर संगीत के रसिक तो थे, राजा भी थे, हठी थे, तो उन्होंने दीपक गाने का अनुरोध किया और तानसेन ने बहुत मना किया कि आप मेरी परीक्षा न लें। इससे पहले मल्हार गाकर वर्षा हो चुकी थी, लेकिन अकबर नहीं माने। तानसेन दीपक गाते हैं, दीपक जल जाते हैं, पर्दे जलने लगते हैं। अकबर आंख बंद किए, राजा को कौन मना करे। होते होते आग ऐसी जलती है कि उसमें झुलस करके तानसेन स्वयं झुलस जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये होता है, जो कथा है वो यही कि वो घूम घूम करके कि कौन ऐसा है जो इस अग्नि को शांत करे। उन तक सूचना आती है कि नरसिंह मेहता जी के परिवार की वडनगर में 2 बेटियां हैं, जुड़वा बहनें, ताना और रेरी। वडनगर में ताना और रेरी 2 बहनें जो ऐसा गाती हैं कि वे चाहें तो मल्हार गाकर वर्षा कर दें और तानसेन को वहाँ पर शांति मिल सकती है। तानसेन जाते हैं और वह दोनों बहनें मल्हार गाती हैं और तानसेन को वो शांति मिलती है। वो कुछ दिन तानसेन वहीं रह जाते हैं, दोनों बेटियों को शिक्षा देते हैं, उनसे सीखते भी हैं। अकबर को जो खबर मिलती है तो अकबर तुरंत उन दोनों बेटियों को अपने दरबार बुलाते हैं। लड़कियां जाने से मना कर देती हैं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम अपने ग्राम देवता को ही संगीत सुनाएंगे। उस समय कन्याओं का महल जाना, दरबार गाना वैसे भी एक सामाजिक रूप से बहुत बड़ी एक कह लीजिए अवांछनीय एक कह लीजिए सोच थी उस समय। अकबर को ये स्वीकार नहीं होता, सत्ता का दंभ भी था और वो सेना भेजता है ताना रेरी को लाने। सेना आ पाए उससे पहले ताना रेरी गांव के उस कुएं में ही कूद करके जल समाधि ले लेती। ये एक भारत की एक ऐसी घटना है, आज हम हमास की वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि 1000 वर्ष भारत ने भी क्या क्या झेला होगा। जब ये बेटियां जल समाधि ले लेती हैं तो अकबर हतप्रभ रह जाता। घटना समाप्त हो गई, समय बीता, लेकिन लोक संस्कृति में ताना रेरी की एक कथा इस प्रकार बन गई कि वहाँ के ग्राम के लोग आज भी ताना रेरी की पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के और वडनगर से उनका आप जानते हैं, उनको ये बात पूरी पता चलती है और 2010 में
वे तानारेरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं और सांस्कृतिक उत्सव का निर्माण करते हैं कि इन दोनों बहनों के बलिदान और उनके संगीत की महानता पे आज देश में तानसेन महोत्सव हो सकता है। तानारेरी को कोई नहीं जानता। ये वाइब्रेंसी है। अपनी कहानी हम बताएंगे विश्व को, अपनी कहानी हमारा क्या इतिहास रहा, ये जब तक हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं विश्वास करेंगे, हम सबको नहीं सुनाएंगे, दूसरा कौन सुनाएगा। हम तो विजेता की कहानी सुनते आए और विजेता के इतिहास को ही अपना इतिहास मानते आए। अपना इतिहास जो समाज नहीं सुनेगा और दूसरों को नहीं सुनाएगा वो वाइब्रेंट हो ही नहीं सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी की मैं आपको, और ये मुझे अभी कथा सुनाई किसने, जो हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यपाल हैं यशस्विनी आनंदीबाई पटेल जी, वो उस समय संस्कृति मंत्री थी। ये उनके समय की घटना है और उन्होंने बताया कि कैसे रातों रात उनको प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, कि भव्य मंदिर बने। आज तानारेरी अपने आप में कितना बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। दूसरी मैं आपको यहाँ पर ये बात बताऊं कि गरबा जो है, ये अभी गरबा देखिए, बच्चे अभी इसी उत्साह से ही प्रसन्न होंगे कि हम लोग, मैं आ रही थी मुझे लग रहा था कि हाय ये पांचजन्य का उत्सव 4-5 दिन बाद क्यों नहीं हुआ, नहीं तो हम भी एक दिन जो है गरबे में हाथ अपने जो है डांडिया में अपने जमा लेते। नहीं वो तो इन लोग के सामने हम लोग क्या सुनाए। नहीं, बिना सुनाए आप कैसे चली जाएंगी, सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सुनाना तो पड़ेगा। देखिए ये जो गरबा है, ये सभी जानते हैं कि हम विश्व भर में गरबा गरबा कहते हैं, ये आपको पता है। गरबा यानी गर्भदीप, ये पता है ना आपको, यानी कि गर्भदीप यानी हर स्त्री के गर्भदीप में जो शक्ति है, जो सृजन करती है, ये उसका उत्सव यानी शक्ति का उत्सव। इसीलिए गोला बना करके एक मंडलाकार आकृति में नृत्य किया जाता है और 3 ताली बजती ना, कैसे ये 3 तालियों से जो आवाज निकले, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इन तीनों की शक्ति से जो ध्वनि निकले, वही माँ अम्बा हैं, वही अम्बे हैं जिनकी आराधना होती है। और सबसे बड़ी गरबा की देखिए प्रसिद्धि और मुझे लगता है आज लोकप्रियता या वाइब्रेंसी, वैश्विक वाइब्रेंसी इस प्रकार की है कि वे सारे गाने जो भोजपुरी में है, अवधी में है, फिल्मी में है, एक बार गरबे की बीट शुरू हो गई, एक बार वो धुन शुरू हो गई, हम लोग सारे गाने उसमें गाते हैं। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हे शेरा वाली और जोता वाली, उन दे बना दे मोरे काम सावरे। हे राम रे आ जाए वही वाली, राम शेरा वाली ओ मैं जोता वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम सावरे। अब ये देखिए इसी में भोजपुरी गाना आता है। खोलो ना खोल कपाट मोरी मैया, अरे कब से खड़ी मोरी मैया, देखो कब से खड़ी मैया लई के सैया, अरे बलमाम रे हो मैया रे, खोलो ना कि बढ़िया तोरे काम, मैया मोरी ओ मैया मोरी खोलो। अब इसमें कोई भी गाने, जितने भी हम लोग टेक्निकली म्यूजिक में एक चीज़ कहते हैं 6/8, 6/8 यानी दादरे की बीट। तो जितने दादरे के गाने हैं, मतलब दादरे में ये भी गाने बजते हैं वहाँ पर कि वो एक बार बीट शुरू हो गई तो फिर कोई भी गाना उसमें, जितने भी गाने, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, तू गंगा की मौज मैं जमुना की धारा, बीट वही चल रही है, धंग कि चिक्कक धंग कि चिक्कक धंग। फिर एक आते बम्बई के बीगी बीगी रातों में तेसी बिन कांछा रे, जो 4-4 घंटे गरबा में सब नाचते हैं। 3-4 गाने गुजराती के आए, लेकिन वाइब्रेंसी ऐसी होती कि उसमें पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक हो जाता है, सिर्फ गरबा की लय में, गरबा की शैली में, डांडिया के शैली में पूरा भारतवर्ष किसी भी भाषा में गाए। मैंने ऐसे कलाकार देखे हैं, मराठी लावनी के गीत गा रहे हैं, बांग्ला के गीत गा रहे हैं,
पंजाबी गीत गा रहे हैं, फिर वापस एक गुजराती गाना गाए, फिर फिल्म के गाने। लेकिन जो मायने रखता है कि वो मंडलाकार आवृत्ति में स्त्रियों को नृत्य करने की स्वतंत्रता, गर्भ द्वीप की चेतना यानी स्त्री मात्र शक्ति की प्रधानता को स्वीकारना, वो गरबा की जो एक पूरी मुझे लगता है एक वैश्विक आज वाइब्रेंसी है, उसमें नारी स्वतंत्रता मुझे लगता है बहुत बड़ा उसका एक प्रतीक बिंदु बनता है। और वो इसीलिए दीप के आसपास जो नाचते हैं वो उसकी वजह वही है। लेकिन आपको अभी हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, एक सवाल पूछेंगे। और जिस तरह से उत्साह बच्चों का गरबे की तैयारी यहीं से शुरू हो गई है 3 दिन पहले। ध्रुमी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप वहाँ वेस्ट में भी रही हैं, आप अमेरिका में रहती हैं। एक यहाँ परसेप्शन बनाया जाता है भारत में, कई आंकड़े दिए जाते हैं कि भारत से इतने लोग जो है देश छोड़ के चले गए, जो भारत छोड़ के जा रहे हैं। आप वहाँ से वापस आई हैं, आपने ये तय किया है कि देश के लिए काम करेंगे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, आज के उभरते भारत के बाद भी क्या भारत वाकई में नहीं आना चाहते, या सच्चाई कुछ और है? जी ऐसा है। पहले तो जो नारी स्वतंत्रता की बात की मालिनी जी, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि मैं गुजरात की लड़की हूँ। मुझे कहीं किसी से आज तक कहीं डर नहीं लगा है। रात को गरबा हम आराम से शांति से पूरी ज़िंदगी खेले हैं। तो हर्ष जी ने जो बोला कि ये नवरात्रि के 9 दिन हम आराम से रात को टहलेंगे अकेली लड़कियाँ, और ये खाली गुजरात में होता है। और नहीं, ये इंदौर में भी होता है, मैं इंदौर की हूँ। अरे वाह! और ये पूरे भारत में होना चाहिए। तो ये गुजरात की वाइब्रेंसी हम सबको भेंट करना गरबे में ही होता है, मतलब गुजराती कल्चर वहाँ पर भी है। जी। और मैं थी सिलिकॉन वैली सैटरडे को, तो एक ही था, एक तो भारत पाकिस्तान की मैच मुझे अहमदाबाद में करनी है, और दूसरी मेरे को गरबे के पहले वापस आना है। तो ये तो हमारा जो खिंचाव है वो तो हो ही जाता है। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। तो ये जो 2014 में मेरा सौभाग्य था कि मैं मोदी जी के साथ स्टेज पे थी, एंड वो मेरा एक लाइफ का एक बहुत ही डिफिनेटिव मोमेंट था। और मुझे किसी पत्रकार ने, जो डेवलपिंग इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी में विश्वास नहीं करते हैं ऐसे, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव मुझे सवाल पूछा कि आप इतने कूद रहे हैं यहाँ पे 2014 में, तो क्या आप विदेश छोड़ के वापस आ जाएंगे? उसी वक्त मैं अपने करियर के कुछ अच्छे पड़ाव पे थी। मैंने बोला मोदी जी हैं तो हम आ जाएंगे। और आके मैंने सबसे पहले टेक्स्ट उन्हें ही किया था कि हम आ गए। तो एक चीज़ और उन्होंने पूछी कि मोदी जी ने आपके लिए किया क्या है एनआरआई के तौर पे। तो एक इंग्लिश में मैंने जवाब दिया था कि मोदी हैज़ मेड बीइंग इंडियन कूल। अब हम कूल फील करते हैं। हम एनआरआईज अभी इंडिया से हैं, बोलने में हम कूल फील करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने छलांग लगाई है हर एक क्षेत्र में, है ना, ये हमें एक रिस्पेक्ट मिला है वहाँ पे। जो एक कॉलोनियल हैंगओवर था वो अभी लोगों के सर से निकल रहा है। और धीरे धीरे आई थिंक, मेरी तो एक दोस्त भी है जो कंसल्टेंट है एनआरआईज को वापस लाने के लिए। हाँ, तो धीरे धीरे गूगल से लेके अच्छा है। हाँ, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके इतने एनआरआईज वापस आ रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं बताना चाहूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खासतौर से युवा जो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ बनेंगे और विदेशों में जाके सेटल हो जाएंगे क्योंकि वहाँ लाइफ बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, वो ये बात ज़रूर सुने। और एक और मैंने 7 डेज लास्ट पूरा वीक मैंने सिलिकॉन वैली में निकाला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी सारे वेंचर कैपिटल फंड खाली भारत पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी यहीं से आ रही है। 3 थीम्स हैं, डीकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट टेक। मैं आपको थोड़ी चीट शीट दे देती हूँ स्टार्टअप्स के लिए। डीकार्बोनाइजेशन, क्लाइमेट टेक की थीम, एक एआई की थीम और रोबोटिक्स और ड्रोन्स की थीम। ये 3 थीम नेक्स्ट 15 साल में सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फोकस कर रहे हैं। उनका नंबर 1 फोकस क्षेत्र है भारत। तो इतना ग्रोथ स्टोरी और इतना ग्रोथ प्रोजेक्शन आ रहा है भारत से, और इतनी जॉब क्रिएशन ये सारी फील्ड्स में होने वाली है, इतना इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लांट हो चुका है, दैट अभी आई थिंक एनआरआईज के लिए वापस आना इज़ नॉट अ क्वेश्चन। एनआरआईज के लिए वापस यहाँ आके सेटल होना और यहाँ पे इतना ही कुशलता से उनका स्वीकार होना, दैट इज़ द मोर ऑफ अ क्वेश्चन। मतलब लाइफस्टाइल यहाँ बेहतर है। आप लोगों ने सुन लिया ना,
देश के लिए ही काम करना है, यहीं रहकर काम करना है। वहाँ जाइए और सीख कर आइए और देश का नाम रोशन करके लेकिन वापस आइए। आप भी वापस आइए और आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। गरबे का समय है, आप वहाँ हमने देखा था, आप अभी अमेरिका गई थी, सोहर गा रही थी। तो इस सत्र के जो हम इसका अंत करेंगे आपकी इस आवाज़ के साथ, इस सुरों के साथ। देखिए, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गुजरात तो मैं एक बात कहूँगी कि हमेशा से आगे था। देश अलग चल रहा था, लेकिन गुजरात शुरू से, मुझे लगता है देश की स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के आप किसी भी प्रकार के सामाजिक योगदान में देख लीजिए, सांस्कृतिक, गुजरात की तरक्की तो हमेशा एक अलग स्पीड पे चल रही थी। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश, उसमें जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया वो भी एक गुजराती के कारण आया। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह तय कर लिया कि वे वाराणसी को अब अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे और काशी से चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश ने वहाँ पर उत्साह ने, उमंग ने, वर्षों से सोए हुए सकारात्मकता के स्वप्न ने ऐसी अंगड़ाई ली, ऐसी उमंगें ली कि लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कभी कोई बदलाव संभव ही नहीं है। लोग कहते थे यहाँ तो व्यवस्था, कानून व्यवस्था हो, यहाँ पे रोजगार हो, ये अब पटरी से उतर चुका। कहना नहीं चाहिए लोग, मैं उस प्रदेश से हूँ और वो सुन करके मुझे जो एक टीस और पीड़ा होती थी, उस अपमान को सुन करके मैं बड़ी हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि वे मुख्यमंत्री थे तब मैं उनसे आकर के यहाँ पे मिली थी और मैंने अपनी भेंट में उनसे उत्तर प्रदेश के लिए ही कहा था कि मैं नहीं जानती कब ये होगा, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि कभी ना कभी शायद आपके हाथों में देश की कमान होगी। और मैं आज यहाँ पर ये बात बता रही हूँ, सार्वजनिक पहली बार कर रही हूँ। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर मैंने देखा कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन वहाँ पर एक भ्रमित राजनीतिक, कह लीजिए, नेतृत्व ने लोगों को भी भ्रमित किया है। लेकिन जिस दिन उन्होंने वाराणसी आ करके ये कह दिया कि मैं अब आपका हूँ, और जिस दिन उन्होंने स्वच्छता का बीड़ा उठाया, जिस दिन उन्होंने महिलाओं के लिए सोच करके देश भर में, वो भी गुजरात से शुरू हुआ था, टॉयलेट का, जो टॉयलेट के निर्माण का संकल्प लिया। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश की यहाँ बात अब कर रही हूँ क्योंकि अपने आप में अलग कर दें तो वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करूँ, वहाँ पे उज्ज्वला गैस योजना हो या जनधन, स्त्रियों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में जिस प्रकार की उन्होंने सोच को वो आगे ले करके आए, आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सदियों के मन के हमारे संकल्प यदि पूर्ण हो रहे हैं, आज यदि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अगले उत्तरायण में, गुजरात में तो उत्तरायणी बहुत बड़ा पर्व है, अगले उत्तरायण में हम सब अयोध्या में होंगे और अपने आंखों से रामलला का भव्य मंदिर का हम निर्माण देख रहे होंगे। निर्माण तो देख रहे हैं, प्राकाट्य देख रहे होंगे। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। पुराना इतिहास, मैं बार बार कहती हूँ, पुरानी हमारी सांस्कृतिक चेतना को हम नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा। काशी के मंदिर का, बाबा विश्वनाथ जी के काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का पूरा प्रकल्प, तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक भी, मैं पूरे भारतवर्ष की इस समय बात करूं तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बतौर कलाकार, मुझे लगता है कि मैं उन नागरिकों में से एक हूं जिन्हें उम्मीद थी और उस आशा को उन्होंने पूर्ण करा है। और इसलिए मैं परदेश में जब भी जहाँ अभी गई, आपने जो जिस वीडियो की आपने बात करी, तो वहाँ पे मोदी है तो मुमकिन इसी किताब का लोकार्पण था और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नागरिक अभिनंदन था उस कार्यक्रम में। और मैंने वहाँ पर जितने हमारे प्रवासी भारतीय बैठे थे उनको अयोध्या का न्योता दिया और मैंने उनसे कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा तो बहती ही है, जहाँ साबरमती बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे सरजू मैया बहती हैं, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर
महापुरुषों के जन्म के उत्सव आज भी मनाए जाते हैं, इसलिए कि हम ये कामना करते हैं कि हमारा पुत्र हमारी पुत्री भी ऐसे गुणों को लेकर के जन्मे। हम बच्चों को जन्म लेते ही आशीर्वाद देते हैं, और इसलिए राम का वो सोहर मैंने सुनाया था, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, सगरे दुख के सगरे जग के पाप नसाई, सभी जग के पाप को नाश करने वाला। अरे मारल जाई रावणवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, करियाई दर्शनवा, करियाई दर्शनवा। तो आप सबको इस दर्शन के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत समाप्त करते हुए हाँ। एक बात कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर मेरी बात को शायद ये माने कि मैं पूर्वाग्रही हूँ, और हो सकता है आप सहमत ना हो, लेकिन साबरमती संवाद में मैंने सोचा था मैं बात ज़रूर कहूँगी कि एक कारण तो होगा कि गुजरात सारे प्रदेशों से यहाँ की संस्कृति, कार्य संस्कृति सब अलग है, और उसका कारण ये है कि गुजरात ने अपने बापू के मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। आज भी गुजरात में सबसे अधिक शाकाहारी हैं, आज भी गुजरात में मदिरापान निषेध है, आज भी सादा जीवन उच्च विचार ये गुजरात की संस्कृति है। कमाओ लेकिन अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं, समाज को वापस देने के लिए, समाज के लिए। सहकारिता आंदोलन के बहाने स्त्रियों को सामने लेकर के आओ। बापू की जितने भी, मुझे लगता है हमारे संविधान में भी जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को गुजरात ने शुरू से जिया है। और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि पूरे देश के लिए ये संकेत है और इसमें एक निर्देश है, आप आगे बढ़ेंगे ही तभी जब आप अपनी संस्कृति को थाम के रखेंगे। और गुजरातियों ने विश्व में कहीं भी गए अपनी संस्कृति का दामन नहीं छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।